Once again, welcome you on electro classes. I am Lokendra Kumar, teaching you fundamental of electrical engineering. In last lecture, we start the unit number 3 and we cover the working principle of single phase transformer. And now the lecture number 2 of unit number 3. Today we cover the EMF equation and numerical based on the EMF equation. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस किया था उसमें हमारे पास दो तरीके के इंडक्शन अकर करे थे. फर्स्ट वन इज द सेल्फ इंडक्शन एंड अदर वन इज द म्यूचुअल इंडक्शन. ऑन प्राइमरी साइड induced EMF is E1 and due to the mutual induction at secondary side the EMF induced is E2. So this E1 and E2 depend on some factor, so we calculate these factor and drive equation. That equation is called the EMF equation. तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2. चलिए, तो EMF इक्वेशन को अगर हम ड्राइव करें तो हमारे पास जो एक कॉमन क्वांटिटी थी दैट इज द फ्लक्स. अब हमने यहां आपको एक फ्लक्स की वेवफॉर्म दिखाई हुई है जो आपके पास एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है जिसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फाई एम है और जिसका जो टाइम पीरियड है वो आपका टी है. ठीक है, ये जो टाइम पीरियड हमने कंसिडर किया है ये टी है. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो आपके पास साइनसोइडल क्वांटिटी है हम उसको लिख लेते हैं. फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी. हमारे पास जो क्वांटिटी है वो आपकी साइनसोइडल क्वांटिटी है और साइनसोइडल क्वांटिटी के लिए जो हमने इक्वेशन लिखी है दैट इज द फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी. अब फाई आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और फाई आपका क्या है, फ्लक्स है. हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं लेट फाई इज इक्वल टू फ्लक्स इन वेबर. टी इज द टाइम पीरियड, E1 RMS value of induced EMF at primary side. E2 RMS value of induced EMF at secondary side. F frequency in hertz. N1 primary side number of turn. N2 secondary side number of turn. तो due to according to the Faraday law, according to Faraday law of electromagnetic induction, average EMF per turn is equal to d phi by dt. पर टर्न लिया है इसलिए हमने n की वैल्यू को यहां 1 लिया है, तो E डी फाई बाई डी टी. अब हमारे पास डी
फाई क्या चीज है? डी फाई है कि हमारे पास फ्लक्स में कितना चेंज हुआ है। तो अब हम कंसिडर कर लेते हैं यहां, लेट फॉर 1/4 साइकिल, हमने 1/4 साइकिल को कंसिडर किया है। 1/4 साइकिल को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? ये आपकी वैल्यू है और यहां तक, यानी कि अगर ये हमारा टाइम पीरियड टी था कंप्लीट साइकिल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? क्वार्टर हो जाएगा T/4। और ये वैल्यू फाई की वैल्यू 0 थी, और यहां ये जो वैल्यू है दिस इज फाई एम। ठीक है ना? तो डी फाई कितना चेंज हो रहा है? 4 क्वार्टर साइकिल। तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाता है फाई एम माइनस 0 इज इक्वल टू फाई एम। डी टी की वैल्यू क्या होगी? कितना टाइम लग रहा है चेंज होने में? तो टाइम 0 से था, T/4 पे पहुंचा, तो T/4 माइनस 0 इज इक्वल टू T/4। तो E पर टर्न इज इक्वल टू डी फाई की वैल्यू लिखते हैं हम फाई एम अपॉन T/4। जब हम सेकेंड यूनिट डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था आपको कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 4f फाई एम। ठीक है जी। अब के एफ फॉर्म फैक्टर कितना होता है? आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो अगर मैं यहां से आरएमएस वैल्यू निकालता हूं तो ये आ जाएगा आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू के एफ इंटू एवरेज वैल्यू। अब के एफ की वैल्यू फॉर साइनसोइडल इज इक्वल टू 1.11 फॉर साइन वेव। तो यहां से आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई इज इक्वल टू 1.11 मल्टीप्लाई बाई 4f फाई एम। तो हम ई की वैल्यू को लिख सकते हैं 4.44 f फाई एम। इसी डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम लिखते हैं इफ नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी साइड is n1 and secondary side is n2। तो E1 कितना हो जाएगा? तो E1 हो जाएगा आपके पास 4.44 f फाई एम n1 एंड E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4.44 f फाई एम n2 एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज EMF इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? EMF इक्वेशन। दिस इज द EMF इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है जी। अब अगर हम यहां से इनका रेशियो लेते हैं तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू आ जाता है N1 अपॉन N2। इसको हम बोलते हैं टर्न रेशियो। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको लिखता हूं V1 अपॉन E2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू I2 अपॉन I1। ठीक है जी। तो ये आपका टर्न रेशियो वाला फॉर्मूला आ जाता है। अगर मैं इसका रिवर्स कर देता हूं, दैट इज द E2 अपॉन E1 इक्वल टू V2 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। This is called small k।
तो इस तरीके से हम इन इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं। और ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव की है, ये आपके पेपर में 5 नंबर में क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जाता है। तो आप इसको तैयार कर लें। अब हो सकता है कि जब आपसे ईएमएफ इक्वेशन पूछी जाए तो उस पे बेस्ड आपको कोई न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाए। तो अब आपको न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछा जा सकता है, वो मैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हमने लिया है, वो आपसे पूछ लिया जा सकता है। कैसे? A 3300 oblique 200 volt 50 hertz 100 kVA transformer has its low voltage winding with 80 turns। ठीक है जी। अब ये क्या चीज दी हुई है, ये जो आपको चीज गिवन है, ये क्या है? ये आपका वोल्टेज रेशियो गिवन है। ये आपका वोल्टेज रेशियो गिवन है। अब वोल्टेज रेशियो कैसे गिवन है? ये प्राइमरी साइड है और ये आपकी सेकेंडरी साइड है। ठीक है जी। तो प्राइमरी साइड के वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं V1 से। दिस इज 3300। V2 है आपके पास 200 वोल्ट। रेटिंग आपको गिवन है। आपको ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होगी वो हमेशा केवीए में गिवन होगी। ठीक है ना। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग है वो केवीए में क्यों होती है। लो वोल्टेज साइड टर्न विद 80 टर्न। तो लो वोल्टेज कौन सा है? 3300 आपका ज्यादा है और 200 आपका लेस है। इसका मतलब आपको सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 80। ठीक है जी। आपको करंट्स बतानी है बहुत वाइंडिंग, यानी कि आपको प्राइमरी साइड की करंट भी बतानी है और सेकेंडरी साइड की भी करंट बतानी है। तो जब भी आपसे ट्रांसफॉर्मर में करंट पूछी जाए तो प्राइमरी साइड की हम करंट निकालते हैं रेटिंग अपॉन प्राइमरी वोल्टेज। अब आपको ये वैल्यू गिवन है 100 केवीए की, मतलब के का मतलब 10 की पावर 3, ये बचा बीए। अब नीचे वोल्टेज आ गया 3300। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 3300 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये आ जाती है आपके पास 30 एम्पियर की करंट, 30.30 एम्पियर। अगर आपको I2 निकालना है तो आप सेम रेटिंग को, जो आपका सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है दैट इज 200, तो ये आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 500 एम्पियर करंट। तो इस तरीके से हम प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड की दोनों साइड की करंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ नंबर ऑफ टर्न ऑन हाई वोल्टेज साइड। तो आपको मैंने अभी बताया था कि हमारे पास ये आपका पहला पार्ट हुआ। यहां अब हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो N1 की वैल्यू हमें चाहिए, N2 हमें गिवन है 80, V1 आपका 3300 और ये आपका 200। ठीक है जी। तो यहां से दिस कैंसल, दिस 40। तो 40 को आप मल्टीप्लाई करो 30 से, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 33 दैट इज 1320। ये इतने नंबर ऑफ टर्न्स आ जाते हैं। अब थर्ड में आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो आपको पता है E1 इज इक्वल टू 4.44 F phi m N1। तो ये आपका 3300 4.44 F 50 phi m कैलकुलेट करना है और N1 की वैल्यू है आपके पास 1320। तो यहां हम phi m कैलकुलेट करते हैं तो 3300 अपॉन 4.44 इंटू 50 इंटू 1320। तो अगर मैं 3300 को डिवाइड करता हूं
4.44 तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 0.011 वेबर। तो इस तरीके से एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आपकी ईएमएफ इक्वेशन पे आ सकता है। तो आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को देख लें। एक क्वेश्चन मैंने आपको सेम सेम बस केवल वैल्यू आपकी चेंज की है, आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया है। अब बस एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास जो वैल्यू है वो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग जो हम केवीए में क्यों ले रहे हैं। तो उसका सिंपल सा रीजन है कि ट्रांसफॉर्मर में जो भी आपके लॉसेज हैं, ठीक है, उसमें से आपके पास मेन दो लॉसेज हैं, एक आपका कॉपर लॉसेज और दूसरा आयरन लॉसेज। एक है आपका कॉपर लॉसेज और दूसरा है आपका आयरन लॉसेज। कॉपर लॉसेज करंट पे डिपेंड करते हैं, आयरन लॉसेज वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और ये लॉसेज आपके पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते हैं। इसलिए आपकी जो रेटिंग है ट्रांसफॉर्मर की वो केवीए में है या वीए में है, केवीए में है और एमपीए में है। दूसरा रीजन एक ये भी है कि जब आपका कोई साइंटिस्ट इस ट्रांसफॉर्मर को डिजाइन करता है, ठीक है ना, कोई इंजीनियर इसको डिजाइन करता है, तो उसको ये नहीं पता होता है कि ट्रांसफॉर्मर आपका किस लोड पे ऑपरेट करेगा। वो लोड इंडक्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा या रेजिस्टिव होगा, उसको नहीं पता होता है। तो वो क्या करता है, उसको लोड से इंडिपेंडेंट बना देता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब वो फाई पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए ये रेटिंग आपकी वीए में पहुंच जाती है। अगर आप इसको कॉस फाई से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वीए कॉस फाई मिल जाएगा, जिसको आप बोलते हैं एक्टिव पावर, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और अब आप लोगों के एग्जाम्स नियर आ रहे हैं, तो होप है, हमारी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।